5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और 31 अक्टूबर से यूनियन टेरिटरी में केंद्र के सभी कानून लागू होना शुरू हो गए। लेकिन अभी भी लैंड रजिस्ट्रेशन के लिए और बाकी मामलों में परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट क्यों मांगा जा रहा है? और रोशनी के 25,000 करोड़ स्कैम के मामले में हाईकोर्ट ने जिस रोशनी के कानून को कलअदम करार दे दिया, उस डेवलपमेंट के बाद किसान जम्मू कश्मीर का ये पूछ रहा है कि 100 रुपये में जो मुझे ज़मीन मिली थी, क्या मुझसे वो मालिकाना हकूक उस ज़मीन के छीन लिए गए हैं? इन पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं वरिष्ठ वकील और भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी। सेठ साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट सब जगह से डिलीट हो गया, ऑमिट हो गया, लेकिन आज भी लैंड रजिस्ट्रेशन के लिए और अगर आपने प्रॉपर्टीज़ खरीदनी हैं, बेचनी हैं, इन तमाम चीज़ों के लिए आपसे परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कोई संवैधानिक प्रावधान है इसमें? क्या कोई कानूनी प्रावधान है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जिसके तहत आपसे मांगा जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अगर आप देखेंगे उसको, तो उसमें क्लियर है कि 370 ख़त्म होने के बाद के जो हालात बने हैं, उसके बाद आप यू कैन नॉट इंसिस्ट ऑन पीआरसी। ठीक। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि जो रजिस्टरिंग ऑफिसर्स हैं उनको शायद क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं हैं, उनको कन्फ्यूजन है। और उसमें एक रीज़न ये भी है कि क्योंकि रजिस्टरिंग की पावर जो पहले कोर्ट्स के पास होती थी, अब आपने वो पावर्स जो है वो कोर्ट से लेके रेवेन्यू ऑफिसर्स को दे दी। रेवेन्यू ऑफिसर्स जो हैं वो ट्रेंड नहीं हैं जुडिशियल माइंड के साथ। सो इवेल्युएट करना, असेस करना, कानून को समझना शायद उनके लिए मुश्किल है। बाकी मजबूरियां और भी हैं, मुश्किलें भी और हैं। पब्लिक को ये नया सिस्टम जो चेंज हुआ रजिस्ट्रेशन का, इसके बाद जो है काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी वजह ये भी है कि जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन अब करनी है, उन लोगों के पास उतनी शायद काबिलियत नहीं है कि वो इस तरह के कानूनी पहलू को समझ सकें। लेकिन ये कानूनी हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अब किसी को रजिस्ट्री करवाने के लिए 370 ख़त्म होने के बाद पीआरसी देने की ज़रूरत नहीं है। और ना ही कोई रजिस्टरिंग ऑफिसर जो है वो पीआरसी को इंसिस्ट कर रहा है। करना चाहिए, हालांकि कर रहे हैं, ये ठीक है। कि खबर ऐसी है कि अभी भी रजिस्ट्रियाँ जो है वो बगैर परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट के जो है वो नहीं हो रही हैं, जो कानूनी लिहाज से जो है वो गलत है, नहीं होना चाहिए। आज के दिन में अब अगर गवर्नमेंट जो है ये आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि जो भी करना है अब इसी अगले हफ्ते के अंदर ही करना है। अगर कोई नया कानून आता है जिसमें ये क्लैरिफाई हो कि कौन जगह ले सकता है, कौन सी जगह जो है एग्रीकल्चर लैंड ले सकते हैं, रेजिडेंशियल ले सकते हैं, इंडस्ट्रियल ले सकते हैं, क्या वो डोमिसाइल लेंगे, नॉन डोमिसाइल लेंगे, इसके ऊपर अभी कानून बना नहीं है, कानून आया नहीं है। आएगा नहीं आएगा हमको नहीं पता है। लेकिन आज के दिन में जो पोजीशन एज एन टुडे है, आज के दिन में कोई भी आदमी जिसके पास पीआरसी नहीं है, कहीं से भी बिलोंग करता है, ही कैन परचेज द प्रॉपर्टी इन जम्मू एंड कश्मीर। ये पोजीशन आज के दिन में है। ये सारे का सारा कंफ्यूजन ये है कि रजिस्टरिंग अथॉरिटीज़ को इसकी पूरी तरह से समझ नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली रजिस्ट्रार जनरल सीनियर ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, जो काम देख रहे हैं, उनकी साइड से भी ये क्लैरिटी जो है वो नहीं दी गई। मुझे लगता है कि जो रजिस्टरिंग ऑफिसर्स हैं, इनकी पहले ट्रेनिंग होनी चाहिए थी, चाहे वो 2 दिन की हो, 4 दिन की हो। उनको कम से कम कानून समझाइए तो सही कि कानून क्या बन रहे हैं। सर, इसमें एक और चीज़ भी है, रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ एक्ट है। क्या आप रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ एक्ट का कोई ऐसा प्रावधान है जिसका इस्तेमाल करके आप आज भी पीआरसी मांगते हैं, जबकि सेक्शन 35 एक कम्प्लीटली एब्रोगेट कर दिया गया है? और एब्रोगेट करने के साथ साथ में जो भारतीय जनता पार्टी का नारा था, या भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा एम था, वो एम 370 से भी बड़ा एम ये था कि 35A को हमने ख़त्म करना है, ताकि स्टेट सब्जेक्ट वाला ये जो सिलसिला है, ये चैप्टर है, ये क्लोज हो जाए। तो क्या रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ एक्ट का सहारा लेकर तो नहीं ये सारा कुछ हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ में ये कवर नहीं होगा, यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एक कानूनी प्रावधान को ख़त्म किया गया, स्पेसिफिकली ख़त्म किया गया। अगर उसकी रिप्लेसमेंट कोई होनी है तो इन एंटीसिपेशन ऑफ रिप्लेसमेंट आप सारी की सारी प्रोसेस को रोक नहीं सकते हो। यू कैनॉट से
कि फ्यूचर में कहीं एंटिसिपेशन में कुछ चीज़ कानून बन सकता है तो इसलिए तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। डोमिसाइल जो बने हैं उसके लिए क्लियर है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए है, उसका कहीं और इस्तेमाल, एडमिशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए है, उसका कहीं और इस्तेमाल नहीं है आज की कानूनी पोजीशन के हिसाब से। यहाँ पर ये कि 31 अक्टूबर के बाद से लेकर आज तक जो लैंड रजिस्ट्रेशन हुई, इसके साथ भी कहीं वही तो नहीं होगा जो पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ हुआ कि कमीशन जो है वो 31 अक्टूबर को ख़त्म हुआ था, वो नवंबर की 22 तारीख तक काम करता रहा। उसके बाद जब फंक्शनल हुआ तो आपको पहले वो जो 22 तारीख तक का पीरियड था वो सेटल कराना पड़ा, आपको जो केस के रिजल्ट्स आपके निकले थे वो सेटल करवाने पड़े, उसके बाद आप रिजल्ट निकाल सके। कहीं ये स्थिति इन रजिस्ट्रेशन के साथ भी तो नहीं होगी कि जब कल लैंड का कानून आएगा आपको सब कुछ ये जो सारी रजिस्ट्रेशन को रिविजिट करना पड़ेगा जो 31 अक्टूबर के बाद से लेकर आज के दिन तक हुई है? ये ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है। कानून उस दिन का अप्लाई करता है जिस दिन काम किया जाता है। जब जिस दिन आप रजिस्ट्री करवाते हो उस दिन कानून क्या था वो डिसाइड करेगा कि आपकी रजिस्ट्री वैलिड है या नहीं है। आज के दिन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये ग्राउंड लेवल के ऊपर क्यों हो रहा है ये चिंता का विषय है। मतलब आज के दिन अगर पंजाब या दिल्ली या किसी भी देश के कोने से कोई आदमी आता है, अगर आज के दिन वो जमीन यहाँ लेता है तो आप रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज एक्ट का वो क्या कहते हैं प्रावधान बताकर आप उसको डिसअलाउ करेंगे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। नहीं, वो नहीं हो सकता है कानूनी तौर के ऊपर, वो नहीं हो सकता। और आप डोमिसाइल भी नहीं मांग सकते और आप पीआरसी भी नहीं मांग सकते। अभी तक तो नहीं मांग सकते हैं क्योंकि डोमिसाइल जो है उसकी भी लैंड ओनरशिप के ऊपर जो है वैलिडिटी नहीं है, पीआरसी की वैलिडिटी खत्म हो चुकी है। इसलिए आज के दिन में अगर कोई ये कहता है कि मैं जम्मू कश्मीर में जगह लेना चाहता हूँ और कोई आदमी जगह बेचने के लिए तैयार है तो उसकी रजिस्ट्री रिफ्यूज करने का राइट जो है वो किसी को नहीं है। ये प्रैक्टिकली हो रहा है कि जो लोग जो है वो रजिस्ट्रियां नहीं कर रहे हैं ऑफिसर्स, वो एक अलग बात है, गलत काम हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। रजिस्टरिंग ऑफिसर्स जो है वो इनफैक्ट अपने ऑफिस में बैठ भी नहीं रहे हैं। ये बड़ी दिक्कत जो है लोगों को आ रही है कि उन्होंने टाइम फिक्स करके रखा है कि आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट की जिसमें रजिस्ट्री होंगी उस टाइम पे लोग जो है पहुंचते हैं तो ऑफिसर नहीं होता और उसके बाद जो है वो ऑफिसर सब आते नहीं हैं। ये अलग से दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन ये दिक्कतें जो है ये जानबूझ के क्रिएट की जा रही हैं ताकि ये जो कानून में चेंज आई है, बदलाव आया है, उसका बेनिफिट जो है वो लोगों को नहीं मिल सके। सर साहब, डोमिसाइल कुछ जगहों से खबरें आ रही हैं कि जम्मू साउथ में कुछ एक मामलों में रजिस्ट्रेशन जो है वो डोमिसाइल लेकर की गई है। अब डोमिसाइल किस प्रावधान के लेकर के तहत की गई है? क्या इन एंटिसिपेशन ऑफ द लॉ की गई है? देखिए, कानून क्या बनेगा वो किसको पता है? क्या मुझे पता है कि कानून में क्या होने वाला है, एक हफ्ते के बाद क्या कानून बनेगा? ये जो कानून बनाने वाले हैं उनको भी तब तक पता नहीं होता जब तक कानून बन नहीं जाता है। तो कोई आदमी ये सोचे कि एक हफ्ते के बाद कोई ऐसा कानून आएगा कि जिसमें डोमिसाइल जो है उसकी बेस के ऊपर रजिस्ट्री होगी तो इसलिए हम रजिस्ट्री नहीं करेंगे, ये तो जस्टिफिकेशन नहीं है। आपने कानून उस दिन का देखना है जिस दिन आपके पास एप्लीकेशन आई। अगर उस दिन का कानून ये कहता है कि आपको डोमिसाइल नहीं लेना है, उस दिन का कानून ये कहता है कि आपको पीआरसी नहीं लेना है, तो यू आर सपोज टू डू द रजिस्ट्री। रजिस्टरिंग ऑफिसर की ड्यूटी ये होती है कि जब उसके पास रजिस्ट्रेशन के लिए कोई डॉक्यूमेंट दिया जाता है तो अगर उसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं हो, अगर कानूनी तौर के ऊपर वो रजिस्ट्री बार्ड नहीं है तो फिर उसको वो रजिस्ट्री करनी ही पड़ती है, उससे ज्यादा वो नहीं देख सकता है। ये पार्टीज जो होती हैं जिसने रजिस्ट्री करवानी होती है और जिसने जगह लेनी होती है, ये उनके बीच डिसाइड होता है कि क्या ये लीगल होगा या इलीगल होगा, ये किस कंसिडरेशन के साथ होगा। रजिस्टरिंग ऑफिसर की ये पावर नहीं है। ही इज ओनली सपोज टू डू द रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से अगर उसमें बार नहीं है तो उसको करनी ही है। और जो ये इंसिस्ट कर रहे हैं आप लोग कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके आइए या पीआरसी लेके आइए, कौन से प्रावधान में कर रहे हैं? ऐसा प्रावधान है नहीं। एक और चीज, डोमिसाइल बनाने को लेकर बुजुर्ग लाइनों में लग रहे हैं डोमिसाइल बनाने के लिए। 60 साल का आदमी भी डोमिसाइल बनवा रहा है, परिवार के लोग मिलकर 8-8, 9-9 लोग जो हैं इकट्ठे डोमिसाइल बना रहे हैं इन एंटिसिपेशन कि आज हम डोमिसाइल बनवा रहे हैं, कल जब ज़मीन का कानून आएगा उस कानून में हो सकता है डोमिसाइल एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होगी, कंसिडरेशन होगी। क्या आपको लगता है कि डोमिसाइल, फिर तो बात यही आ गई नहीं कि डोमिसाइल दोबारा से एक स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट जैसा इसी शक्ल इख्तियार करेगा? देखिए, आज के दिन में जो कानून है उसमें डोमिसाइल का इस्तेमाल जो है वो स्पेसिफिक है, किस काम के लिए है, उससे ज़्यादा उसका इस्तेमाल आज के दिन में नहीं है। ठीक। फ्यूचर में
डोमिसाइल की बेस के ऊपर लैंड ओनरशिप होगी, फ्यूचर में डोमिसाइल की बेस के ऊपर वोटिंग राइट होगा, फ्यूचर में डोमिसाइल की बेस के ऊपर इलेक्शन लड़े जाएंगे, ये सब एंटिसिपेशन है, ये स्पेकुलेशन है, ये लोगों के अंदाजे हैं कि ऐसा होगा। अब इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, जब तक कानून आ नहीं जाए तब तक आप लोग एंटिसिपेट करोगे कि क्या होने वाला है, तो उस एंटिसिपेशन की वैल्यू कुछ नहीं है। ठीक है सिर साहब, अब रोशनी को लेकर हाई कोर्ट ने उस कानून को जो है कलअदम करार दे दिया। उसके बाद भूमाफिया के ऊपर ताकतवर वो लोग जिन्होंने जबरन क्या कहते ज़मीनों के कब्जे किए, उसके बाद उनकी लैंड रेगुलराइज हो गई, उनको एक तरफ रखकर जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी तादाद में किसान हैं, बहुत बड़ी तादाद में गरीब लोग हैं। रामबन, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, कठुआ के इंटीरियर एरियाज़ में, सांबा के इंटीरियर एरियाज़ में जिन्होंने एग्रीकल्चरल ज़मीन लैंड जो है उसको रेगुलराइज कराया था, यानी जो उनके मकान के सामने ज़मीन थी लेकिन उस पर उनका कब्जा था, बाद में उस कब्जे को रेगुलराइज कराया गया। आज के दिन पोजीशन क्या है हाई कोर्ट के फैसले के बाद? क्या आज के दिन वो उस ज़मीन के मालिक हैं या नहीं? ये बड़ा सीरियस इशू है। देखिए, रोशनी एक्ट जब आया तो रोशनी एक्ट लेजिस्लेचर ने लाया, कानून बना, कानून चीज़ों को डिफाइन करता है। अब उस कानून की बेस के ऊपर लोगों ने बेनिफिट्स लिए और कईयों ने अपनी पोजीशंस को कॉम्प्रोमाइज़ किया। मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि रोशनी में सारे के सारे इनक्रोचर्स थे जिनको बेनिफिट मिला ओनरशिप लेने का, ऐसी बात नहीं है। सभी इनक्रोचर्स नहीं थे, कई लोग ऐसे थे कि जिनकी लीजेस थी, जिनके नाम पे लीज थी, जगह की गवर्नमेंट ने लीज दी हुई थी, उनकी लीज चल रही थी। लेकिन जब रोशनी एक्ट आया तो उन्होंने सोचा जी हम पैसे देते हैं और ज़मीन को अपने नाम पे करवा लेते हैं, तो उससे पेड द मनी। एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर गवर्नमेंट ने लोगों को जगह दी हुई थी, डिफरेंट अरेंजमेंट्स में, डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्डर्स में, काफ़ी जगह, कुछ इंक्रोचमेंट्स भी होंगी। तो उन लोगों ने भी अपनी पोजीशन से कंप्रोमाइज किया। दे सरेंडर्ड व्हाटएवर राइट दे हैड ऑन द लैंड्स, और वो राइट सरेंडर करके उनको लगा ये लेजिस्लेशन है, कानून बना है, तो कानून के हिसाब से अगर कोई बेनिफिट मिलता है तो बेनिफिट लेते हैं। तो उन्होंने अपने एग्जिस्टिंग राइट्स को सरेंडर किया और गवर्नमेंट को पैसे भी दिए और ओनरशिप ली जगह की। ये मैं इसमें कहने में मुझे बिल्कुल एतराज़ नहीं है कि कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग जो पॉलिटिकल पावर्स में थे उस टाइम पे, या उनके रिश्तेदार या फैमिली मेंबर्स या दोस्त यार जो भी आप कहें, उन लोगों ने रोशनी का गलत बेनिफिट भी लिया। ऐसे लोगों ने रोशनी एक्ट के अंडर जो है वो जगह रेगुलराइज करवाई जो कि शायद एक्ट के अपने प्रीव्यू में ही नहीं था। वो ऐसा भी है, और ऐसे भी किस्से हुए कि जिसमें किसी के पास कब्जा था ही नहीं, वो पेपरों के ऊपर कब्जा तभी बनाया गया और उसको रेगुलराइज करवाया गया, ओनरशिप ली गई, ये अलग बात है। लेकिन अगर कानून कोई बना है और कानून के हिसाब से कोई आदमी अप्लाई करता है रेगुलराइजेशन के लिए, तो अगर आपको कानून पे भी भरोसा नहीं करना है तो किस पे करना है? रोशनी एक्ट जब हाईकोर्ट ने डिक्लेयर किया कि ये अल्ट्रा वायरस है, तो इसको याद रखिए कि उस जजमेंट आने के पहले ही रोशनी एक्ट रिपील हो चुका है। वो नॉन एग्जिस्टिंग एक्ट था जब जजमेंट आई। जजमेंट ने ये कहा कि रोशनी एक्ट नॉन एस्ट है, मतलब जब से वो बना है तभी से वो बेकार है, तभी से अल्ट्रा वायरस है। सो उसका नेट रिजल्ट ये हुआ कि जो रोशनी एक्ट आने से पहले की पोजीशन थी, लोग वहां पे रिवर्ट बैक हो गए। 2002 से पहले की पोजीशन 2002, किसी ने 2003-4 जब में लिया। तो रोशनी एक्ट क्योंकि अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर हुआ, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने जितना पैसा इकट्ठा किया है लोगों से, वो सब पैसा लोगों को वापस देना है, और वो लोग ओनर नहीं रहेंगे। लेकिन जिस कंडीशन में किसी का कब्जा था, जिस हालत में किसी का कब्जा था, वो कब्जा तो मेंटेन होगा। उससे कब्जा अगर आपने लेना है तो आपको कानूनी प्रावधान फॉलो करने हैं। लेकिन मुझे इसमें एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है वो ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। ये ठीक है, अच्छी जजमेंट है, जिन्होंने गलत काम किया उनको होना ही चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए, उनसे जगह भी वापस लेनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली आप ग्राउंड के ऊपर अगर आप रियलिटी देखोगे तो जिन लोगों ने रोशनी एक्ट के अंडर जो है वो बेनिफिट लिए, जगहों को अपनी को रेगुलराइज करवाया, उसमें मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम, अगर आप, मैं एग्रीकल्चर लैंड की बात नहीं करता हूँ, नॉन एग्रीकल्चर लैंड में मैक्सिमम लोग जो हैं वो हैं कि जिन्होंने जगह अपने नाम पे रेगुलराइज करवाई और आगे बेच दी, या उन्होंने जगह अपने नाम पे रेगुलराइज कराई और उसके बाद बैंक से लोन ले लिया और उस जगह को मॉर्टगेज कर दिया।
आज के दिन में रोशनी एक्ट में किसी ने जगह रेगुलराइज करवाई हो और वो जगह उसके पास सालम वैसे पड़ी हो एज ओनर, वो ज्यादा केसेस नहीं होंगे, कम होंगे। वो सबलेट हो ज्यादा है कि उनके ऊपर फर्दर जो है वो सबलेट नहीं, वो बिक चुकी है, आगे बिक चुकी है, या बैंकों को उसको मॉर्टगेज करके उसके ऊपर लोन लिए हुए हैं करोड़ों रुपए के। आज अगर ओनरशिप खत्म होती है तो नुकसान किसको होगा? उन लोगों को जिन्होंने वो जगह खरीदी, उन आदमियों से जिन्होंने रेगुलराइज करवाई थी। जिन्होंने खरीदी उन्होंने उस दिन खरीदी जब उनको था कि कानून के हिसाब से रेगुलराइज हुई है। अब उनका तो कोई कसूर नहीं है। जिसने बेची उसने पैसे ले लिए, जजमेंट उसके अगेंस्ट है, इस जजमेंट का इंपैक्ट उसके अगेंस्ट है। दूसरी बात कि अगर रोशनी का इंपैक्ट ये क्रिएट होता है कि जिन्होंने 2002 के बाद जगह को रेगुलराइज करवाया और उन जगहों के ऊपर लोन लिए हैं बैंकों से करोड़ों रुपए के, तो नुकसान किसको हुआ? बैंक डूब जाएंगे। ये बैंक भी तो डूबेंगे ना। अगर आदमी पैसे वापस नहीं देता है और बैंक लेगा क्या उससे? ओनरशिप ले नहीं सकता, इसलिए वो प्रॉपर्टी को डिस्पोज नहीं कर पाएगा। तीसरा मसला जिसको आपने जिक्र किया वो एक ज्यादा सीरियस मसला है। अगर आप प्रोपोर्शनेट लैंड देखोगे कि कितनी लैंड जो है वो एग्रीकल्चर रेगुलराइज हुई है और कितनी नॉन एग्रीकल्चर रेगुलराइज हुई है, तो मैक्सिमम बल्क जो है वो एग्रीकल्चर लैंड जो है वो रेगुलराइज हुई है दोनों खित्तों में, जम्मू में भी और कश्मीर में भी। कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों को आप एक साइड पे रखिए क्योंकि उनको जस्टिफिकेशन कोई नहीं है, उनको कोई जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन हजारों लोग, अगर लाखों नहीं तो कम से कम हजारों लोग रोशनी एक्ट के अंदर एग्रीकल्चर लैंड्स को अपने को रेगुलराइज करवा के बैठे हैं। अब ये वो छोटे किसान हैं, ये हो सकता है किसी ने 2 कनाल जगह रेगुलराइज करवाई हो, किसी ने 4 कराई हो, 5 कनाल कराई हो, लेकिन वो जगह सिटी में नहीं है, वो गांव में है, वो गांव में है, कहीं बॉर्डर के पास है, कहीं है। और उस आदमी ने जब रेगुलराइज करवाई, ये गरीब तबके के लोग हैं, कहाँ से पैसे लिए होंगे उसने रेगुलराइज करवाने के, और किस ढंग से रेगुलराइज करवाई होगी, और उसमें से भी हो सकता है कि काफी जगहों के ऊपर फर्दर चार्ज बैठ गया हो, किसी को बेच दी, किसी को दे दी, कोई रहन पे रख दी, कुछ कर दिया। रोशनी एक्ट के खत्म होने के बाद उनका क्या होगा, इसके बारे में सोचना भी जरूरी था। मुझे लगता है कि मैं इस पे कोई तनकी नहीं कर रहा हूं क्योंकि जजमेंट है कोर्ट की, तो इट इज सब्जेक्ट टू अपील। जो एग्रीव्ड होंगे वो अपीलें फाइल करेंगे, लेकिन इस जजमेंट का इम्पैक्ट, इसको हम 3 तरीके से देखते हैं। कानूनी तौर के ऊपर बिल्कुल 100% जस्टिफाइड हो सकता है कि कानूनी तौर के ऊपर ये जस्टिफाइड हो सकता है कि रोशनी का इम्पैक्ट, जुडिशियल इम्पैक्ट जो है वो ठीक है, क्योंकि कानून के हिसाब से अगर वो एक्ट प्रॉपर नहीं था तो उसको निरस्त कर दिया गया। दिस इज सब्जेक्ट टू फर्दर अपील्स एंड जो भी उसमें निकलेगा। दूसरा इसका है कि व्हाट मैसेज गोज टू द पब्लिक, उसमें भी मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। एक मैसेज जो है वो अच्छा पब्लिक में जाना ज़रूरी था कि रोशनी एक्ट के अंडर अगर किसी ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की कि लोग इलीगल बेनिफिट ले सकें, तो वो बेनिफिट जो है वो जो इलीगल लिया हुआ है वो खत्म होगा। क्योंकि मैं इसमें आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर शायद एक ही रियासत हिंदुस्तान की थी कि जहाँ पे इस तरह का एक्ट बना कि जिसमें इस तरह की रेगुलराइजेशन हुई और स्टेट लैंड को इस तरह से बांटा गया। और बांटा भी जब गया, जब रोशनी एक्ट ने एक स्केल फिक्स किया कि ये मार्केट रेट है, फिर उस मार्केट रेट के ऊपर अगर रेगुलराइज भी होता तो शायद उसमें कोई जस्टिफिकेशन होती। मार्केट रेट से 20% पे रेगुलराइज हो गया, 15% पे रेगुलराइज हो गया। जितना पैसा गवर्नमेंट को दिया उससे कई गुना ज़्यादा जो है वो रिबेट लोगों ने लिया, लेकिन ये रिबेट लिया उन लोगों ने जिनकी शहरों में जगह थी, बड़ी जगहों के वालों ने, बड़ी जगह वालों ने। तीसरा इसका इम्पैक्ट जो है वो जो जिसमें मुझे लगता है कि सोचने की ज़रूरत है, वो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट है। इससे इकॉनमी जम्मू कश्मीर के ऊपर ज़बरदस्त फ़र्क पड़ने वाला है। बैंकिंग सेक्टर जो है उसमें भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आएगा। लोग जो जगह, जैसे मैंने आपको कहा कि जिन्होंने फर्दर जगह जो खरीद ली हैं, फर्दर 4 जगह के ऊपर खरीद लिया है, उन पे इम्पैक्ट आएगा। रूरल एरिया की इकानमी जो है उसके ऊपर भी काफ़ी बड़ा असर आएगा, क्योंकि जो ओनरशिप ली थी उन्होंने उसके बाद उस जगह को इस्तेमाल किया है, उसके ऊपर किसी ने पैसा लिया होगा, कर्जा लिया होगा, तो वो सारे का सारा जो है इसका एक बड़ा इकोनॉमिकल इम्पैक्ट जो है वो भी होने वाला है। लेकिन मैं इसमें ज़रूर ये देखना चाहता था
कि अगर रोशनी एक्ट को ख़त्म भी करना है तो कम से कम उसके बाद ऐसा प्रावधान ज़रूर होना चाहिए कि रोशनी एक्ट के इम्पैक्ट के बाद जो सिचुएशन क्रिएट होगी उसका रिड्रेसल कैसे है। सेठ साहब, बिल्कुल आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिसने ज़मीन रोशनी एक्ट के तहत अपनी रेगुलराइज कराई, स्टेट लैंड जिसके ऊपर वो काबिज था, काबिज होने के बाद अब उसने अपनी रेगुलराइज कराई, रेगुलराइज कराने के बाद आज जो हाई कोर्ट की जजमेंट आई है, इस जजमेंट के बाद कल जिस वक्त पकड़ धकड़ या लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बारी आएगी, तो क्या आपके लिए मुमकिन होगा कि आप जो बेनिफिशरी है उसको पकड़ उसके ऊपर हाथ डालें? क्योंकि ये सारे का सारा मामला प्राइस फिक्सेशन कमिटीज ने ये सारी चीजें तय की हुई हैं। क्या बेनिफिशरी को के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई बनती है इस वक्त जो स्थितियां हैं? क्या आपको नहीं लगता कि कल कोर्ट में ये साबित करना पड़ेगा कि जो ये बेनिफिशरी है, इस बेनिफिशरी ने कोई खुर्द-बुर्द की है? देखिए, बेनिफिशरीज को भी आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा, कम से कम 2 कैटेगरीज में। वो बेनिफिशरीज जिनको इलीगल बेनिफिट मिला, ठीक, ये जिसको आप कहें कि जिनको बेनिफिट देने के लिए ये एक्ट बना, अब ये कह सकते हैं कि ये एक्ट बना या रूल बने, जैसे हाईकोर्ट की जजमेंट में है कि रूल्स जो है वो गलत है, तो ये रूल्स जो बने ये कुछ लोगों को बेनिफिट्स देने के लिए बने। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो इलीगल बेनिफिशरीज कौन है और बेनिफिट किन्होंने दिया। और दूसरी कैटेगरी वो लोग होंगे कि जिनको स्टैट्यूटरी बेनिफिट मिला, ठीक, वो इलीगल बेनिफिशरी नहीं थे, वो कानून के हिसाब से कोई कब्जा लेके बैठा हुआ था, जिस कब्जे की कुछ भी शेप हो सकती है, नौयत हो सकती है। प्रोटेक्टेड टेनेंट भी थे और भी थे, लेसी भी थे। उन्होंने एक लेजिस्लेशन के ऊपर बिलीव करके अपनी पोजीशन को अल्टर किया और जगहों को खरीदा गवर्नमेंट से, जो भी स्केल डिसाइड हुआ था। अब यू कांट से कि एक आदमी जो गांव में बैठा है, बशना में, अरनिया में, बॉर्डर पे बैठा है, जिसने हो सकता है 4 कनाल जगह, 2 कनाल जगह या कुछ मरले जगह जो है वो रेगुलराइज करवाई एग्रीकल्चर लैंड, तो वो भी कॉन्सिपरेसी में शामिल था गवर्नमेंट के साथ जब ये एक्ट बना। कॉन्सिपरेसी उनके लिए नहीं थी। कॉन्सिपरेसी अगर थी, अगर इलीगल बेनिफिट था तो उन लोगों के लिए था जिनको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो अगर आइडेंटिफाई करना है तो ये एक्शन, अगर आपको ये लगता है कि ये लेजिस्लेटिव एक्ट जो है दिस इज एक्चुएटेड बाय करप्शन, तो फिर करप्शन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक। लेकिन अगर एक आदमी जेन्युइनली बिलीव करता है लेजिस्लेशन के ऊपर और अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है, तो उसको और जो इलीगल बेनिफिशियरी है उसको इकट्ठे देखना जो है वो गलत होगा। क्योंकि रोशनी एक्ट का जब इम्पैक्ट अब ग्राउंड पे जब आएगा तो ये हजारों फैमिलीज को, लाखों लोगों को जो है वो असर करेगा। ये ठीक है कि अगर रोशनी एक्ट नहीं आता तो वो लोग बैठे रहते थे, जहां से बैठे हुए थे वैसे चल रहे थे। अब वो कब्जा रेगुलराइज करवाया जा सकता है, गवर्नमेंट अपनी कॉलोनीज को रेगुलराइज करती है। जिस तरीके से हुआ उसमें कुछ एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है उन्होंने खास इसका बेनिफिट लिया। मैं उस जो पॉलिटिकल बातें हैं उस इशू पे नहीं आता हूँ, मैं लीगल बात पे कर रहा हूँ कि कुछ फैमिलीज ने, कुछ लोगों ने, जो जिनकी तादाद सैकड़ों में या हो सकता है 1000 में भी हो, उन्होंने जिन्होंने इलीगल बेनिफिट लिया उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। उनको डील कैसे करना है, और एक जेन्युइन आदमी गांव में बैठा हुआ गरीब आदमी जिसने रोशनी को बिलीव करके जो है वो अपनी जगह को, पोजीशन को अल्टर करके जो है वो खरीदा, तो उनको डिफरेंटली ट्रीट करना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ प्रावधान हमारे को बनाना पड़ेगा। मे बी रोशनी एक्ट के इम्पैक्ट को डील करने के लिए द गवर्नमेंट में हैव टू थिंक अबाउट क्रिएटिंग ट्राइब्यूनल्स। कोई ट्राइब्यूनल्स वगैरह बनाने पड़ेंगे कि ये जो रोशनी एक्ट के बाद के जो केसेस आएंगे उसको कौन डील करेगा। आप कब्जा ले लेंगे, आप ओनरशिप वापस ले रहे हैं, लेकिन कब्जा वापस लेने के लिए भी तो कोई प्रावधान होगा ना, ऐसे तो कब्जा नहीं होगा। और गवर्नमेंट को भी करोड़ों रुपया वापस देना है लोगों को। ठीक, बिल्कुल। ओनरशिप लेनी है और पैसे वापस देने हैं, पोजीशन नहीं है। आपको लग रहा है कि ट्रिब्यूनल्स तक बात पहुंचे? देखिए, कुछ ना कुछ प्रावधान जो है वो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि रोशनी से जब ओनरशिप खत्म हुई है तो कब्जे वापस कैसे होंगे और किसका कब्जा लिया जाएगा, किसका नहीं लिया जाएगा। अब उसके लिए भी क्या आज के दिन की पोजीशन देखनी पड़ेगी या उस दिन की पोजीशन देखनी पड़ेगी जब उसने रेगुलराइज करवाया था। बहुत बहुत शुक्रिया, इसमें आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी। आपने सुन लिया कि
रोशनी स्कैम के ऊपर हाई कोर्ट की जो जजमेंट आई है, पेंडोराज बॉक्स ओपन हुआ है। मामले बहुत सारे हैं और मामले आम आदमी से जुड़े हुए भी हैं, मगर सबसे बड़ा मामला ये कि वो तमाम लोग जिन लोगों ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके स्टेट लैंड को रेगुलराइज करा है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और आपने परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट को भी सुन लिया, अगर मांगा जाता है तो प्रावधान कोई नहीं है। दीजिए इजाजत।